एक एक डिग्री बढ़ा दो सब जगह, 1 डिग्री ओनली। तो लास्ट टर्न पर क्या चल रहा था? ऐसे ही चल रहा था, ठीक है। ऐसे खत्म हो गया है और एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज अपन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक ही होगा। कुछ कह रहे सर ईएमडब्ल्यू टेस्ट में आ रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा कैसा जाएगा टेस्ट में? ऐसा कैसा जाएगा मतलब? सर वो तो आ ही रहा है, वो तो बस आने वाला है, बिना आपसे पूछे कैसे आ जाएगा ऐसे? तो सिलेबस में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, जितना कवर होगा उतना ही आएगा। तो अगला हेडिंग है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक भाई ईएमडब्ल्यू तो सबसे बाद वाला टॉपिक है ना, वैसे भी लास्ट वाला टॉपिक है। इलेक्ट्रो करंट, कैपेसिटर, मैग्नेटिक, ईएमआई, एसी उसके बाद का ईएमडब्ल्यू है। तो अभी तो उसके बारे में ना सोचे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जब हो जाएगा तभी अच्छा है वो तो, क्योंकि उसमें कई सारे कंसेप्ट आते हैं, वेव का भी कंसेप्ट आता है, तो वो तो बाद में, तो जितना बाद में उतना अच्छा है। तो खैर बात कर रहे थे अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक को स्टडी करने के पर्पज से अपन ने 7 आर्टिकल में डिवाइड किया है। कितने आर्टिकल में? 7 आर्टिकल। तो 7 आर्टिकल में डिवाइड किया है। तो आर्टिकल वाइज यहां बात करते जाते हैं, नंबर और आर्टिकल। नंबर 1 2 3, मैं नंबर बोलता जाऊंगा, पहले आर्टिकल वो लिखते जाएंगे आप। नंबर 1, लिखिए नंबर 1 में। नंबर 1 में लिखिए चार्ज एंड इट्स फंडामेंटल्स। चार्ज एंड इट्स फंडामेंटल्स। आर्टिकल नंबर 1 है चार्ज एंड इट्स फंडामेंटल्स। नंबर 2 है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ। नंबर 3 है इलेक्ट्रिक फील्ड। आर्टिकल 4A। 4 को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। 4A में लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। 4B में लिखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। 4C में लिखिए 4C में लिखिए गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस। सी में लिखें गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस। गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस।
गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। आर्टिकल 5 में लिखिए, आर्टिकल 5 में लिखिए पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। आर्टिकल 6 को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है। 6A में लिखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। 6B में लिखिए डाइपोल इन, 6B में लिखिए डाइपोल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आर्टिकल 7 को टू पार्ट में डिवाइड किया है। 7A मिक्सिंग ऑफ चार्ज्ड ड्रॉप्स, मिक्सिंग ऑफ चार्ज्ड ड्रॉप्स। 7B में लिखिए, 7B में लिखिए मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहला हेडिंग लिखेंगे आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 1। ये आर्टिकल में जो टॉपिक लिखे गए हैं उन्हीं के, मतलब जब भी हम बात करेंगे आर्टिकल वाइज ही बात करेंगे। जैसे कभी आप पूछेंगे सर टेस्ट में क्या आ रहा है, हम बोल देंगे आर्टिकल 2 और 3 आ रहा है या आर्टिकल 4 आ रहा है, ऐसे समझ जाएंगे ना। फिर आप उसमें क्या टॉपिक है आपको पता चली गया है, तो आर्टिकल वाइज ही बात करेंगे, आर्टिकल 1, 2, 3। तो सबसे पहला हेडिंग है आर्टिकल नंबर 1, यानी कि चार्ज एंड इट्स फंडामेंटल्स। वैसे इलेक्ट्रिसिटी जो टॉपिक है इसमें बहुत सारी बातें की जा सकती है, काफी बड़ा टॉपिक भी हो जाता है ये, जितना स्टडी उतना ही कम हो जाता है कई बार ये। लेकिन हमें तो नीट के अकॉर्डिंग पढ़ना है, जितना एग्जाम की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही चलना होता है। ऐसा कब तक चलते आ रहे हैं तो वैसा ही चलेंगे, अननेसेसरी बातों में हमें नहीं जाना होता है। तो वही काम यहाँ भी करेंगे। तो सबसे पहला जो आर्टिकल नंबर 1 हमारा है चार्ज एंड इट्स फंडामेंटल्स। चार्ज के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें आप इजीली जानते हैं क्योंकि कई बार चार्ज की बातें हो चुकी हैं। चार्ज कितने टाइप के होते हैं, 2 या 3? 3 होते हैं टाइप ऑफ चार्ज, 2 या 3? कुछ लोग 3 बोल रहे हैं, 3 होते हैं सर, 3 चार्ज है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल है। 3 चार्ज हो गए। कितने होते हैं? 2 ही तो होते हैं। कौन कौन सा? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज ही नहीं है वो, तो चार्ज का टाइप में भी नहीं आएगा, या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर नेगेटिव चार्ज होता है। 2 टाइप ऑफ चार्ज की बात की जाती है। ये चार्ज वास्तव में एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे उसके इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी बॉडी पर चार्ज आता है या नहीं आता है, या कब चार्ज बॉडी कहा जाए, कब क्या उसके कहीं हम उस बारे में समझना चाहें तो जैसे सपोज हमारे पास 2 बॉडी हैं, उन दोनों बॉडी को रब किया जा रहा है। शुरुआत में ऐसे ही चेक किया गया था कि 2 बॉडी को रब किया गया, फिर रब करने के बाद देखा कि एक को किसी डस्ट पार्टिकल के पास ले जाते हैं, तो ले जाने पर कुछ अट्रैक्शन, वो जो डस्ट पार्टिकल उनका अट्रैक्शन एक्सपीरियंस किया गया। तो इट मीन्स वास्तव में ये तभी हो पा रहा है कि जब इन 2 बॉडी को रब कर रहे हैं तो इन बॉडी पर चार्ज आया है, एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज, एक बॉडी पर नेगेटिव चार्ज। और इस तरह से जो चार्ज आता है ना बॉडी को रब करने से, वो चार्ज रेस्ट में रहता है। कैसा होता है? रेस्ट। बॉडी को रब किया और चार्ज आ गया, रेस्ट चार्ज है। तो रेस्ट चार्ज है तभी उसका इफेक्ट भी हम देख पा रहे हैं। अगर ये चार्ज मूवेबल होता तो इसका इफेक्ट भी हम नहीं देख पाते। तो 2 नॉन कंडक्टिंग बॉडी है, इनको आपस में रब किया गया, रब करने से इन पे चार्ज आया, रेस्ट चार्ज है। यहाँ जो टर्म लिखा गया है स्टैटिक, स्टैटिक का मीनिंग भी है रेस्ट होना। तो रेस्ट चार्ज का स्टडी फिजिक्स के जिस ब्रांच में किया जाता है वही इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है। तो यहाँ पर रेस्ट चार्ज का बिहेवियर को मेनली हमें स्टडी करना है। अब जैसे हम बात कर रहे थे कि 2 बॉडी को रब किया जाना है, 2 बॉडी को रब करने पर एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, दूसरी बॉडी पर जाते हैं। तो जब 2 बॉडी को रब करने की बात कर रहे हैं तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलने की जब बात सामने आ रही है तो वास्तव में कंसेप्ट ये होता है कि इलेक्ट्रॉन पहले उस बॉडी से निकलते हैं,
जिसका कि वर्क फंक्शन लो होता है। क्या लो होता है? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का मीनिंग क्या हुआ? मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी किसी सरफेस के लिए जिससे कि इलेक्ट्रॉन जस्ट सरफेस से बाहर आ जाए, वो उस बॉडी के लिए वर्क फंक्शन कहलाता है। सपोज हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, दो बॉडी हैं, एक का वर्क फंक्शन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका ए वाला बॉडी है, और बी का है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दोनों बॉडी को हम रब करना स्टार्ट करके इन पे चार्ज के बारे में तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए, बताइए किस पर पॉजिटिव किस पर नेगेटिव? ए इसको बोला गया है, बी इसको बोला गया है। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका है, 10 इलेक्ट्रॉन इसका है। किस पे पॉजिटिव किस ए पर? क्योंकि जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर चार्ज पॉजिटिव आता है। कैसे? जैसे सपोज हम एक छोटा सा एग्जांपल लें, सपोज एक एटम है, उसमें 10 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है। किसका चार्ज बड़ा होता है? दोनों का चार्ज का वैल्यू सेम ही होता है, तो इसलिए नेट चार्ज कितना होता है? 0 हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू 1.6 10⁻19 कूलम, ये चार्ज का वैल्यू होता है। उतना ही चार्ज का वैल्यू प्रोटॉन का भी होता है, साइन अलग होता है, अपोजिट होता है, तो टोटल चार्ज का वैल्यू 0 हो गया। सपोज इस ऑब्जेक्ट से या इस बॉडी से, इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया जाए तो यहाँ कितने बचेंगे? 10 प्रोटॉन एंड 9 इलेक्ट्रॉन, ये बच जाएंगे। यानी कि इस बॉडी पे चार्ज आ गया, कौन सा? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। कितना? एक प्रोटॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर इस बॉडी को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो ये 10 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, तो चार्ज कितना आ गया? माइनस, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज आ गया। और यहाँ पे कितना चार्ज है? एक इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज। कह सकते हैं कैसा कि एक इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज, कह सकते हैं ना सर? अरे कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज और सॉरी पॉजिटिव चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जो वैल्यू है वो तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही है, बस यहाँ पर साइन अलग अलग हो रहा है। तो वास्तव में ऐसा ही कहा जाता है कि जब बॉडी से इलेक्ट्रॉन हटाते हैं तो यही कहते हैं कि इस पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज आया है और इस पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव, मतलब जिक्र इलेक्ट्रॉन का ही होता है, प्रोटॉन का जिक्र नहीं होता। इन जनरल कहने में कह भी सकते हैं कि एक प्रोटॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज, लेकिन इन जनरल जिक्र किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का ही होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही है जो अपने एटम का त्याग करता है, और जो त्याग करता है उसी को लोग याद रखते हैं। होता नहीं होता? त्याग किसने किया? इलेक्ट्रॉन ने किया है अपने एटम का, तो जो त्याग करते, आप लोग भी अपने घर का त्याग करके यहाँ पर आके बैठे हुए हैं, इसलिए आपको घर वाले याद करते रहते हैं। कोई याद नहीं करता, हमें कोई याद नहीं करता, आपके हालचाल पूछते रहते हैं, कैसे हो कैसे नहीं हो, क्योंकि आप अपने घर का त्याग करके यहाँ पर आए हुए हैं। तो जो त्याग करते हैं उन्हीं को लोग याद रखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ने अपने घर का त्याग किया है, और जैसे इलेक्ट्रॉन निकला हम कह पाते हैं, और जनरली ऐसा कहा जाता है कि इस बॉडी पर, इस ऑब्जेक्ट, इस एटम पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज। एक बात और माइंड में यहाँ पर आती है कि इलेक्ट्रॉन का ही जिक्र क्यों किया जाए, इलेक्ट्रॉन ही क्यों निकल रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, तो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लूजली बाउंड होता है अदर की कंपेरिजन, इनर की कंपेरिजन में। तो जब टू बॉडी को रब किया जाता है तो रब करने पर जितनी एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, जो एनर्जी वहां दे सकते हैं इन जनरल, वो कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर की ही होती है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर की जो एनर्जी होती है उससे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकल सकता है, प्रोटॉन बाहर नहीं निकलेगा। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को बाहर निकालने की काफी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो एनर्जी केवल बॉडीज को रब करके हम नहीं दे सकते, इसलिए इलेक्ट्रॉन ही इजिली ट्रांसफर होते हैं, वही निकाला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का ही जिक्र होता है कि जब बॉडी के चार्जिंग की बात की जाती है कि बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से आता है, या तो इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाते हैं। तो बात कर रहे थे यहाँ पर वर्क फंक्शन के बारे में हम, कि वर्क फंक्शन जिसका लो होता है उससे इलेक्ट्रॉन पहले निकलते हैं, और जिसका वर्क फंक्शन हाई उस पर चले जाते, क्योंकि दोनों बॉडी आपस में कॉन्टेक्ट में ही है ना। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि ए एंड बी, ये टू बॉडीज हैं, ए एंड बी, दोनों बॉडी को रब किया गया, तो रब करने से एक इसका वर्क फंक्शन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इस पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। इस पर आ गया नेगेटिव। इन जनरल यही कंसेप्ट है, तो कोई खास इंफॉर्मेशन ना दी जाए तो हम वर्क फंक्शन के बेसिस पर ये बता पाते हैं कि किस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन कोई कुछ इसी में फिर यूं कहना चाहे कि नहीं सर हमारे पास तो बहुत एनर्जी, हम तो लगातार इनको रब करते ही जाएंगे।
हम तो रब करते जा रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, रब करते जा रहे हैं। सर बताओ किस पे कैसा चार्ज आएगा? तो कंफ्यूजन हो गया ना अब तो। इतना रब करने की जरूरत, जब बॉडी पे चार्ज की बात आ रही है तो 5 इलेक्ट्रॉन के वोल्ट के बराबर रब करते ही इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, बॉडी पे चार्ज आ जाएगा। तो नॉर्मली उसी के लिए ही वो कंसेप्ट है। तो फिर डिसाइड करना है मुश्किल हुआ किस पे कितना चार्ज। तो वास्तव में इस तरह की बात नहीं पूछी जाती है। दूसरा माइंड में किसी के आता है सर इसका भी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, फिर किस पे पॉजिटिव किस पे नेगेटिव। सही बात है, तब भी नहीं बता पाएंगे। ये कंसेप्ट सिर्फ इतना सा है कि जिसका वर्क फंक्शन लो होता है उससे इलेक्ट्रॉन पहले निकलता है। तो उससे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि किस पे पॉजिटिव किस पर। नॉर्मली हम कह सकते हैं कि जिसका वर्क फंक्शन लो है उस पर पॉजिटिव आ जाएगा और जिसका हाई है उस पर नेगेटिव आ जाएगा। एक सिंपल वे में कह सकते हैं। पर ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता कि हाँ रब करते जा रहे, ऐसा होता नहीं, क्वेश्चन बनाया नहीं जाता। ठीक है, तो उसमें अन्य सोच के परेशानी हो, सर कैसे पता लगेगा? फिर तो प्रैक्टिकली पता लगाओ कि किस पे क्या फाइनली चार्ज आया, वही तरीका बचेगा फिर। तो बात आ रही थी यहाँ पर जब बॉडी को रब करते हैं। अच्छा, रब करने पर एक बात और मानी जाती है कि जब दो बॉडी को रब करते हैं, सपोज हमने रब कर दिया है तो हमने कहा एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, चार्ज इक्वल एंड अपोजिट कंसिडर किया जाता है। मतलब दोनों बॉडी आपस में कांटेक्ट में है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन इससे निकला है वो इस पे चला गया है। अगर 5 इलेक्ट्रॉन इससे निकले हैं तो 5 इस पे चले जाएंगे। तो इस पे 5 इलेक्ट्रॉन निकले हैं ना, तो 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज और 5 के बराबर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इस पर आ जाएगा। तो टू बॉडी को रब करने पर दोनों बॉडीज पर चार्ज इक्वल एंड अपोजिट आता है ऑलवेज। सब दोनों बॉडी को रब किए जा रहे हैं, रब करते कुछ नीचे गिर गए दो बॉडी को रब कर कुछ नीचे गिर गए तो वास्तव में पॉसिबिलिटी तो है, बन सकता है ऐसा, लेकिन ये भी हमें कंसिडर नहीं करना है। हमें यही कंसिडर करना है कि जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव चार्ज ही आएगा, ऐसा कह सकते हैं अपन। नेक्स्ट, जैसे और आगे बात करें तो चार्जेस के बारे में मेनली अब जब चार्ज को मेजर करने की बात आती है तो मेजर करने के यूनिट की बात की जाएगी। तो यूनिट्स पर आते हैं अपन। सबसे पहले है एसआई यूनिट। ऐसा यूनिट क्या होता है चार्ज का? कूलाम कह सकते हैं। कूलाम लिख दिया जाए या ओनली कैपिटल सी लिख दिया जाए। सीजीएस यूनिट, ईएसयू, दूसरा ईएमयू। ईएसयू एंड ईएम। ईएसयू का फुल फॉर्म क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ईएसयू के अंदर लिखा जाता है स्टेट कूलाम और फ्रैंकलिन, शॉर्ट में एफआर से भी लिख सकते हैं, स्टेट कूलाम और फ्रैंकलिन। ईएमयू की बात की जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इसमें लिखा जाता है एब्सोल्यूट कूलाम। ए बी सी बी से लिख दिया शॉर्ट में। एक और यूनिट की बात की जाए तो प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है? फेराडे, जिसे कैपिटल एफ से भी लिखा जाता है। इनमें आपस में रिलेशन की बात करें, रिलेशंस, 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 9 क्या? स्टेट कूलाम। 1 एब्सोल्यूट कूलाम इज इक्वल टू 10 कूलाम। इस इंफॉर्मेशन को देखने से पता लग रहा है हमें कि स्टेट कूलाम एंड कूलाम में कौन बड़ा? स्टेट कूलाम एंड कूलाम में कौन बड़ा? कूलाम। यानी कि इतने सारे स्टेट कूलाम के बराबर अकेला एक कूलाम है। 10 कूलाम के बराबर अकेला एक एब्सोल्यूट कूलाम है, यानी कि एब्सोल्यूट कूलाम बड़ा है। भले ही सीजीएस वाला यूनिट है लेकिन फिर भी एसआई से बड़ा होता है, यहां से देखने से पता लग रहा है। बट रिजल्ट हमें याद रखना ऐसा ही। 1 फेराडे इज इक्वल टू 96500 कूलाम, ऑलमोस्ट 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। ये कौन? 1 फेराडे, तो 96500 कूलाम। तो यहां से देखने से पता लग रहा है कि इन तीनों यूनिट को आपस में अगर कंपेयर किया जाए तो कौन सबसे बड़ा यूनिट है?
फैराडे सबसे बड़ा हो गया, उससे छोटा एब्सोल्यूट कूलाम, उससे छोटा कूलाम, उससे छोटा स्टेट कूलाम और फ्रैंकलिन। इलेक्ट्रोस्टैटिक में ईएमयू काम नहीं आएगा, और वैसे भी काम मैग्नेटिक से रिलेटेड मैग्नेटिक में भी काम, क्योंकि ज्यादातर एसआई में ही हम लिखते हैं, तो सीजीएस में ही लिखना पड़े चार्ज वगैरह यूनिट वगैरह, तब जाके वो काम आएगा। पर यूनिट के लिए बस याद रखना कहाँ ईएमयू के अंदर एब्सोल्यूट कूलाम लिखा जाता है, और एक एब्सोल्यूट कूलाम इक्वल टू 10 कूलाम के बराबर होता है। तो सीजीएस में मैग्नेटिक इफेक्ट के हिसाब से जब लिखना हो तब जरूरत पड़ती है, अदरवाइज इस चैप्टर में तो जरूरत नहीं पड़ने वाली हमें ईएमयू की। यहाँ अगर बाई चांस यूज करना पड़ा तो ईएसयू, अदरवाइज मैक्सिमम टाइम पर हम एसआई सिस्टम को ही काम में लेते हैं। फाइंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेट कूलाम कह दें, या इन फ्रैंकलिन कह दें, या इन ईएसयू कह दें। तो स्टेट कूलाम में फाइंड करना है। कितना आ गया? -10। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, 1.6 10 की पावर -19 कूलाम। नेचर तो पता है ही, वो नेचर नहीं लिख रहे बार बार, हम मैग्नीट्यूड ही लिख रहे हैं कि हाँ इतना वैल्यू इसका होता है। तो 1.6 10 -19 कूलाम। अब कूलाम में तो ये है, इसे स्टेट कूलाम में कन्वर्ट करना है, तो 1.6 10 की पावर -19 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम। यानी कूलाम की जगह स्टेट कूलाम जो होता है वो लिख दिया हमने, कितना कूलाम स्टेट कूलाम के बराबर 1 कूलाम होता है। तो बस ये आ गया 4.8 10 की पावर -10 स्टेट कूलाम। ये आ गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना आता है? 10 की पावर 10। एब्सोल्यूट कूलाम अपॉन स्टेट कूलाम। इसको यूं समझे हम कि 1 एब्सोल्यूट कूलाम अपॉन 1 स्टेट कूलाम। क्योंकि कुछ लोग नहीं समझ पाते सर क्या करें, इसे सोल्व कैसे करें, तो यूं समझ लें कि 1 एब्सोल्यूट कूलाम अपॉन 1 स्टेट कूलाम। तो लिख दिया मैंने 1 एब्सोल्यूट कूलाम अपॉन 1 स्टेट कूलाम। तो दोनों को एक सेम यूनिट में कन्वर्ट कर दें, दोनों कूलाम कूलाम में कन्वर्ट कर दिया जाए, इसको भी कूलाम में इसको भी कूलाम में, तो कूलाम से कूलाम हट जाएगा फिर। तो 1 एब्सोल्यूट कूलाम इक्वल टू कितना आता है? 10 कूलाम आता है। 1 स्टेट कूलाम इक्वल टू 1 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर 9 कूलाम। ये आएगा ना, क्योंकि 1 कूलाम इतना है तो 1 स्टेट कूलाम ये नीचे आ जाएगा, तो ये ऊपर चला गया, तो 3 इंटू 10 की पावर 10
गुलाम कुछ नहीं, 3 इंटू 10 ये वैल्यू आ गया है। अब जब ये वैल्यू हमें मिला है तो ये खास डेटा है, ये कोई डेटा स्टैंडर्ड डेटा से मैच कर रहा हो। ये स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट सर नहीं मैच कर रहा। इन सीजीएस, इन सीजीएस कह दें तो मैच कर गया। अब स्पीड ऑफ लाइट इन सीजीएस ऐसा तो कह सकते हैं अपन। हालांकि यहाँ स्पीड ऑफ लाइट को सोल्व करने के लिए काम नहीं कर रहे हम, डेटा आ गया ऐसा कि देखने पर कि डेटा इस तरह से मिल रहा है कि हाँ ये स्पीड ऑफ लाइट इन सीजीएस की वैल्यू के बराबर ही है, तो ठीक है। ऐसा पूछे हमसे क्वेश्चन बाई चांस तो कह दें कहा यस ऐसा ही है, तो उसके लिए लिखा गया है। बाकी आंसर तो यही है, 3 10 इन दोनों का रेशो आया है। नेक्स्ट लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। लिखिए इसमें नंबर 1 में लिखिए, चार्ज इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। चार्ज इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि चार्ज को डिफाइन करने के लिए हमें किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन सब्सट्रैक्शन वगैरह वो काम में ले सकते हैं। मतलब किसी बॉडी पे चार्ज, एक बॉडी पे चार्ज +5 है, एक पे चार्ज -5 है, दोनों को मिला दिया जाए चार्जेस को, टोटल चार्ज क्या होगा 0। या एक पे पास +5 कूलम चार्ज, उसको -5 कूलम दे दे, टोटल चार्ज क्या होगा 0 हो गया। एक पे पास +5 कूलम है, -2 कूलम दे दे, कितना बच गया, कितना बचा +3। तो सिंपल एल्जेब्रिक जो लॉज हैं वो काम आ जाएंगे। मतलब स्केलर क्वांटिटी, इसके कोई डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं। ऐसा भी नहीं है किसी बॉडी पे चार्ज रखा हुआ है, इस पे कोई चार्ज है, इसको एक्स एक्सिस के अलोंग रखा तो अलग चार्ज हो, वाई पर रखा तो अलग चार्ज, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये किसी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। नंबर 2 में लिखिए, चार्ज इज इनवेरिएंट फिजिकल क्वांटिटी। चार्ज इज इनवेरिएंट फिजिकल क्वांटिटी। चार्ज इज इनवेरिएंट फिजिकल क्वांटिटी। क्या मीनिंग हुआ इस बात का? स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। किसकी स्पीड पर? मेरी स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। किस पर डिपेंड नहीं करता? चार्ज पार्टिकल का जो खुद का स्पीड है उस पर उसकी चार्ज की, खुद की चार्ज की वैल्यू डिपेंड नहीं करती। मतलब चार्ज नॉट डिपेंड ऑन इट्स स्पीड। चार्ज का जो वैल्यू होता है वो खुद की स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। इनवेरिएंट क्वांटिटी है, स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। अगर स्पीड पर डिपेंड कर रहा होता तो वैल्यू चेंज होता। मास डिपेंड करता है कि स्पीड पर? मास आइंस्टीन की थ्योरी के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है ना मास। m इज इक्वल टू m0√1 - v² c। इसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि स्पीड बढ़ने से मास बढ़ता है, स्पीड बढ़ने से मास बढ़ता है। बढ़ता है घटता है? जनरली क्या स्पीड बढ़ाता हूं मैं, क्या होगा, मास बढ़ेगा घटेगा? ये तो कह रहा है कि बढ़ेगा, क्योंकि v बढ़ाएंगे, जैसे v बढ़ाएंगे हम तो v बढ़ेगा तो ये वाला टर्म बढ़ जाएगा, ये वाला टर्म बढ़ेगा तो ये वाला घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। कुछ तो सोच ही नहीं पाए, पता नहीं क्या कर दिया था, ये घटेगा बढ़ेगा, कैसे घटेगा बढ़ेगा, खुद सोचेंगे तब पता लगेगा। तो कि v बढ़ेगा तो ये वाला टर्म पूरा बढ़ जाएगा, तो 1 में से जो माइनस होने वाला पार्ट है वो बढ़ रहा है, तो ये ओवरऑल वैल्यू कम मिलेगी, ये कम मिलेगा तो ये ज्यादा मिले, तो v बढ़ने से मास बढ़ता है। एक सर्टेन स्पीड पे ऐसा ऑब्जर्व होता है, जनरली ऑब्जर्व नहीं हो पाता हमें, पर इफेक्ट ये होता है कि स्पीड पर मास डिपेंड करता है। चार्ज के लिए लिखना चाहें Q इज इक्वल टू Q0 1 - v² / c²।
Q इक्वल टू क्यू नॉट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। लिख सकते हैं ऐसा? ऐसा कभी भी नहीं होता है, ये तो होता है, ये नहीं होता है। चार्ज इस पर डिपेंड नहीं करता। क्यों डिपेंड नहीं करता? चार्ज स्पीड डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता डिपेंड स्पीड? स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर तो मास भी है, लेकिन मास तो डिपेंड कर रहा है, पर चार्ज डिपेंड नहीं कर रहा। चार्ज पर डिपेंड क्यों नहीं कर रहा? मास बनाने वाले ने इसको ऐसा ही बनाया है। चार्ज को, चार्ज को बनाने वाले ने ऐसा ही बनाया है। कैसा बनाया है? कि स्पीड पे डिपेंड नहीं करना है। उसको ये जब बनाया उसको बता के भेजा था है कि तुझे स्पीड पे कभी भी डिपेंड नहीं करना है। और मास को जब बनाया तो उसको बताया था कि तुझे इस पर डिपेंड करना है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो जैसा उसको बनाया वैसा ही है वो। सही बात है ये, नेचुरल लॉ है ये। और नेचुरल लॉ को ही तो स्टडी करते हैं फिजिक्स के अंदर अपन, कि चार्ज को ऐसा ही बनाया गया है कि चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। सालों हो गए इस बात को, सदियां गुजर गई। मास डिपेंड करता आया है, चार्ज डिपेंड नहीं कर रहा। आज दिन तक चार्ज इस रूल को फॉलो कर रहा है। हमें भी जो नेचर के रूल है उनको फॉलो करना चाहिए। कुछ लोग आंखें बंद कर सुन, हाँ सर करना चाहिए फॉलो। सही बात है, फॉलो करना चाहिए नेचर को। तो चार्ज भी इस रूल को फॉलो कर रहा है। तो ये बात एक दिन चार्ज के मन में आ गया, लेकिन नहीं, आज तो हमारे मन में ये बात आ रही कि आपने ऊपर वाले से रिक्वेस्ट करता है कि हे ऊपर वाले, तुमने मास को तो ऐसे बनाया है कि वो स्पीड पर डिपेंड कर सकता है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों बनाया? तो तुझे जैसा बनाया ना तू वैसा ही रहे, तू चेंज होने की कोशिश मत करना। लेकिन जिद पे आ गया, मुझे भी ऐसा होना है, मुझे भी ऐसा होना है। कैसा? मास का जैसा, कि मुझे भी स्पीड पे डिपेंड करना है। समझाया कि मान जा, ऐसा नहीं होना, तू जैसा होना वैसा ही अच्छा है। सबकी भलाई इसी में है। किसकी भलाई? सबकी भलाई, पूरी दुनिया की भलाई इसी में है कि तू जैसा है वैसा ही रहे। नहीं, मुझे एक पल के लिए बना दो भलाई, 2 पल के लिए बना दो, मुझे ऐसा बना दो कि मैं भी स्पीड पे डिपेंड करना चाहता हूं। ठीक है, रिक्वेस्ट मान लिया कि चलो ऐसा मौका दिया जाए कि स्पीड पे डिपेंड कर जाए चार्ज का वैल्यू। तो सपोज एज्यूम करें कि क्या होगा अगर चार्ज इस पर डिपेंड करेगा। तो क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी जो एटम होता है उस एटम के से ही शुरुआत करें, सबसे छोटा यूनिट के हिसाब से बात करें, एटम के लेवल पे बात करें अपन। एटम में सपोज 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, एक ऐसा एग्जांपल ले लिया, जनरल एग्जांपल। अब हम क्या जानते हैं, और ये क्या वास्तव में यही होता है कि 10 प्रोटॉन का चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, और नेट चार्ज क्या हो गया? 0 हो गया। क्या हम नेट चार्ज 0 बोलने में ये चेक करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट वाला है, उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या है, ऐसा देखते हैं क्या? बस नंबर देखते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, 10 का इंटू 10 हो जाएगा, बिना स्पीड को देखे कि किसकी स्पीड कितनी। क्योंकि वैसे सिंपल सा कंसेप्ट हम जानते हैं कि अलग अलग स्पीड अलग अलग ऑर्बिट के हिसाब से अलग अलग स्पीड हो सकती है। तो अलग अलग स्पीड वाला फैक्टर कंसिडर किया जाएगा, तब तो चार्ज का वैल्यू भी अलग अलग आ जाएगा। और प्रोटॉन का तो अलग बिहेवियर है, इलेक्ट्रॉन का अलग तरह से मोशन हो रहा है, तो उनका ढंग ही अलग अलग है। जब तो फिर तो स्पीड में जैसे अलग अलग वेरिएशन की बात आ रही है, तो फिर चार्ज इक्वल कैसे कंसिडर कर पाएंगे? यानी कि एक एटम न्यूट्रल नहीं हो पाएगा। जबकि हम उनकी स्पीड के बारे में बिना सोचे तो कह देते हैं कि 10 प्रोटॉन का चार्ज 10 न्यूट्रॉन के चार्ज के बराबर है। लेकिन अगर स्पीड पर डिपेंड करेगा चार्ज, तो फिर उनकी स्पीड को कंसिडर करना पड़ेगा, स्पीड को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। हमें नहीं पता प्रोटॉन की स्पीड वगैरह क्या है, इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट स्पीड भी नहीं हमें सोल्व करके चेक नहीं करना, बस अंदाजा लगा पा रहे हैं अपन कि उनकी स्पीड कुछ डिफरेंट ही है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि जो स्पीड 10 प्रोटॉन का है वही 10 इलेक्ट्रॉन का, ऐसा होता है क्या कि 10 इलेक्ट्रॉन का स्पीड एक जैसा है और 10 प्रोटॉन का उनका जैसा ही है, इसलिए उनका चार्ज का वैल्यू बराबर आ रहा है? डिफरेंट उनका बिहेवियर होने की वजह से हम कह सकते हैं, मोशन का ढंग अलग होने की वजह से, कि 10 प्रोटॉन का चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं हो पाएगा, तो एक एटम न्यूट्रल नहीं हो पाएगा। तो पता लगा कि जैसे ही डिसाइड किया, नेचर ने डिसाइड कर दिया कि हाँ कल सुबह 6:30 बजे, कितने बजे क्लास शुरू होती है? 6:45 बजे, कहते 6:40, जैसे क्लास शुरू होगी और चार्ज इस पर डिपेंड कर जाएगा, उस मोमेंट पर ऐसा हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? कोई भी एटम न्यूट्रल नहीं रह पाएगा।
कोई भी एटम न्यूट्रल नहीं हो पाएगा, और एटम न्यूट्रल नहीं हो पाएगा तो फिर तो हर बॉडी पर, हर ऑब्जेक्ट पर एक पर्टिकुलर वैल्यू का चार्ज आ जाएगा। सपोज इलेक्ट्रॉन का चार्ज वहां ज्यादा हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज आ गया, तो हर ऑब्जेक्ट पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर भी नेगेटिव, इस पर भी नेगेटिव, इस पर भी नेगेटिव। मार्क्स इन दोनों मार्कर में रिपल्शन लग जाएगा, सब में रिपल्शन, इसमें बोतल बोतल में रिपल्शन हो जाएगा, कॉपी कॉपी में रिपल्शन हो जाएगा, बेंच बेंच पर रिपल्शन हो जाएगा, बेंच दूर भागने लग जाएंगे, फैन फैन में रिपल्शन हो जाएगा, नीचे कार खड़ी, कार कार में रिपल्शन हो जाएगा, बाइक बाइक में रिपल्शन हो जाएगा, बिल्डिंग बिल्डिंग में रिपल्शन हो जाएगा, सब जगह रिपल्शन ही रिपल्शन हो जाएगा। इंसान में भी रिपल्शन हो जाएगा, क्लास में स्टूडेंट एंटर करना चाहेंगे, दूर भागे जा रहे हैं, कोई भी एंटर ही नहीं कर पा रहा है कि ये क्या हो रहा है। तो मतलब ये दुनिया का जो अस्तित्व संकट में आ जाएगा, सीधी सी बात ये। समझ पा रहे हैं बात, कि अगर चार्ज स्पीड पे डिपेंड कर जाएगा तो ऐसा ऐसा हो सकता है, तो वास्तव में ऐसा होता नहीं है। दुनिया बनी हुई है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, और एटम न्यूट्रल ही है। एटम क्या है? न्यूट्रल है। तो एटम का न्यूट्रल होना खुद इस बात का प्रूफ है कि चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। एटम का न्यूट्रल होना इस बात का प्रूफ है कि चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। लिखिए एक लाइन स्टार मार्क करके, न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, न्यूट्रलिटी ऑफ एटम itself explains that charge not depends on its speed, charge not depend on its speed। अच्छा, चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं कर रहा तो एक अलग ढंग से भी कह सकते हैं इस बात को हम, कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे भी डिपेंड नहीं करेगा। सही बात है। रेफरेंस फ्रेम में अलग अलग ऑब्जर्वर ले लिए जाएं, जैसे एक बस में एक चार्ज है, ऑब्जर्वर ए है, और ऑब्जर्वर बी बस से बाहर खड़ा हुआ सड़क पे है, बस रवाना हो गई है, उसमें चार्ज है, ऑब्जर्वर ए बस में है और ऑब्जर्वर बी बस के बाहर है, तो ए एंड बी दोनों को चार्ज का वैल्यू सेम ही मिलेगा, क्योंकि भले ही ए के लिए वो रेस्ट में है और बी के लिए मूविंग में है, तो हम जानते हैं ना कि स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, तो दोनों को चार्ज का वैल्यू सेम ही ऑब्जर्व होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि चार्ज फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर भी डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट, अगला जो प्रॉपर्टी, अगला पॉइंट है नंबर 3, नंबर 3 में लिखिए, चार्ज ऑलवेज एसोसिएट विद मास, चार्ज ऑलवेज एसोसिएट विद मास। चार्ज ऑलवेज एसोसिएट विद मास, यानी कि चार्ज ऑलवेज मास से मतलब चार्ज है तो मास जरूर है। क्या जरूर है? मास। जैसे सिंपल एग्जांपल इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो मास है नहीं, उसका मास है। या कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी है, इस बॉडी पे चार्ज है, ये चार्ज बॉडी है, इसका मास जरूर है। कोई भी छोटे से छोटा चार्ज के बारे में भी आप सोचेंगे ना, तो चार्ज है तो उसका मास जरूर होता है। क्या मास है तो चार्ज का होना जरूरी है क्या? चार्ज से मीनिंग नेट चार्ज, चार्ज से मीनिंग नेट, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे कंफ्यूज होते रहते हैं, देखो सर ये मास इस बॉडी है, इसके अंदर कोई नहीं कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो होंगे ही, चार्ज मीन्स नेट चार्ज, ये बात पहले भी कर चुके हैं एक बार हम। फ्लक्स मीन्स नेट फ्लक्स, चार्ज मीन्स नेट चार्ज, और भी कई बातें, फोर्स मतलब नेट फोर्स, हुई 3 तरह की बातें। तो चार्ज मीन्स नेट चार्ज, तो मास है तो नेट चार्ज का होना जरूरी नहीं है, नेट चार्ज 0 हो सकता है, और होता कई सारे एग्जाम्पल, ये बॉडी है, नेट चार्ज का 0 है, बट चार्ज है तो मास जरूर होगा। चार्ज नॉट पॉसिबल विदाउट मास, बट मास पॉसिबल विदाउट चार्ज, चार्ज मतलब नेट चार्ज। नेक्स्ट, अगला पॉइंट में बात समझते हैं अपन, कि एक बॉडी को चार्ज किया जा रहा है, सपोज बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज किया जाता है, तो उस पर लिखिए एक पॉइंट इसमें, इफ ए बॉडी इज चार्ज्ड positively, if a body is charged positively, तो कौन कौन सी बातें होगी? सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड, इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जाएंगे तभी बॉडी
पॉजिटिव चार्ज बने। सही बात है कि कुछ स्टूडेंट क्या समझते हैं, जैसे हमने कहा कि बॉडी को पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, तो जैसे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिमूव किए गए हैं तो ऐसा होगा। सो उसको तो कुछ दिया गया है, तो आप तो करें रिमूव किया गया है, तो दिया गया है और रिमूव किया तो डिफरेंस होगा ना। दिया कहाँ गया, तो लिया गया, उससे तो निकाल लिया गया है। तो समझ में आ रही है बात? पॉजिटिव चार्ज दिया गया है यूं की बजाय यूं कहें कि पॉजिटिव चार्ज पर आ गया है, अपियर हो गया है इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की वजह से पॉजिटिव चार्ज। पर इन जनरल ऐसा बोल देते हैं कि इसको पॉजिटिव चार्ज दिया गया है। तो सही बात है कि इलेक्ट्रॉन जब हटाते हैं तभी उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। सही है ना? ये तो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव, जैसे इलेक्ट्रॉन हटाते हैं उसके मास के बारे में सोचना है। जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है जिसको डिस्कस कर रहे हैं, मास का क्या होगा? डिक्रीजेस, बट जरा सा। कितना सा? जरा सा डिक्रीज होगा, बट जरा सा डिक्रीज होगा। कितना सा? जरा सा डिक्रीज होगा ना। उसको हम सोल्व भी कर सकते हैं अगर इलेक्ट्रॉन का पता लग जाए तो, कि इलेक्ट्रॉन कितने निकाले गए हैं। 5 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन, 100, 200, लाख, 2 लाख, जितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे, हमें एक इलेक्ट्रॉन का मास पता है कि नहीं है? कितना होता है? 9.1 10 की पावर -31 kg। जब इतना वैल्यू हमें पता ही है तो कितने भी इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं उनका हम मास कैलकुलेट करके एग्जैक्टली बता सकते हैं कि हाँ इसका मास इतना कम हो गया है। लेकिन 2, 5, 10, 50, 100, 200, लाख, 2 लाख इलेक्ट्रॉन निकाल भी लेंगे तो उससे जो मास में कमी होगी ना, वो कितनी कमी होगी? 10 की पावर माइनस में कमी होगी। पता लगा कि -25 kg मास कम हो गया। कहाँ मेजर करोगे इसको आप? कहाँ मेजर करने जाओगे? 10 की पावर -10 kg भी कम, कहाँ मेजर करने जाओगे आप? कहाँ मेजर करोगे आप? जनरली कोई लेबोरेटरी गला तो कहीं कहाँ मेजर कर पाओगे? किसी दुकान पे जाके मेजर करेंगे क्या? या कोई सुनार के जाके मेजर नहीं कर सकते आप? पता इतना कम होगा 10 को -20 kg। तो ये इतना भी अगर वैल्यू है तो ये भी नेग्लिजिबल ही है। तो वो क्वेश्चन के डिमांड पर डिपेंड कर सकता है। एग्जैक्ट कहें तो ये बात सही है कि उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं कितना कम हुआ, तो कम तो हुआ है, जरा सा भी कह दिया। लेकिन अगर ऑप्शन में बाकी सब ऑप्शन गलत हैं और ये नहीं दिया कि कम हुआ, बस में बोला ऑलमोस्ट सेम रहता है, तो उसको सही मान सकते हैं अपन। अदर ऑप्शन गलत हैं जो भी पूछा जा रहा है वहां पर, लेकिन एक में बोल दिया कि बॉडी का मास ऑलमोस्ट सेम रहेगा, तो सही बात है ये। अरे सही बात है, मतलब ये नहीं दिया उसमें, ये नहीं दिया ऑप्शन, और अदर जो भी वो सब इंफॉर्मेशन गलत ही है जो सही नहीं हो रही है। तो और ये एक ऑप्शन दे दिया कि बॉडी को पॉजिटिव चार्ज बनाने पर उसका मास ऑलमोस्ट सेम रहता है, तो सही बात है, सेम ही रहता है। क्योंकि प्रैक्टिकली जब अपन उसको जनरल वे में चेक करेंगे तो कुछ भी डिफरेंस नजर नहीं आएगा। या न्यू भी बाकी सब ऑप्शन गलत है, न्यू कह दिया कि मास सेम रहता तब भी ठीक ही है। अगर एक हमें टिक करना सही बताना है तो मास सेम रहता है या ऑलमोस्ट सेम रहता है, इसको सही मान लिया जाएगा कुछ खास कंडीशन में। लेकिन सबसे बेस्ट कहें तो क्या है? मास डिक्रीज हो। अरे आ रही की बात समझ में? तो मास डिक्रीज होगा बट जरा सा। वॉल्यूम के बारे में बात करें, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ डेड बॉडी क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए गए हैं बॉडी से, मास बढ़ेगा घटेगा? अच्छा कौन कौन मानते बढ़ेगा? बढ़ेगा हाथ उठाएं पहले कि ऐसे वॉल्यूम वॉल्यूम बढ़ेगा, जो मानते हैं वॉल्यूम बढ़ जाएगा। कुछ लोग थोड़ा डर डर के मान रहे हैं, क्या पता क्या हो जाएगा। वॉल्यूम बढ़ेगा जो मानते हैं कि बढ़ जाएगा। कौन मानते वॉल्यूम घटेगा? जो मानते वॉल्यूम घटेगा। एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पर कि जब हम बॉडी को चार्ज देने की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज देने की बात की जा रही है, पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जा रहे हैं। क्या किए जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जा रहे हैं। और जब इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से मतलब क्या हुआ? ऐसा तो है नहीं उस बॉडी के अंदर एक खड्डा गड्ढा बना करके इलेक्ट्रॉन निकाल लेके चल निकल बाहर, ऐसा तो हो नहीं रहा। इलेक्ट्रॉन निकालने मतलब क्या हो कि जो बॉडी है जब उसको रब करेंगे तो आउटर जो सरफेस है उसके जो एटम्स हैं उन एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो जो आउटर सरफेस पे जो एटम हैं जिनमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे वो क्या बन जाएंगे? पॉजिटिव आयन। एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने से क्या होता है? आयन बन जाता हो। तो जो इस बॉडी की सरफेस उस पर जो एटम्स होंगे तो उनसे इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, तो उनसे इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो वो क्या बनेंगे? पॉजिटिव आयन बनेंगे। तो जो पॉजिटिव आयन बन जाएंगे इस बॉडी पर, तो पॉजिटिव आयन बनने से उनके बीच में रिपल्शन फोर्स क्या लगेगा? रिपल्शन फोर्स। सपोज ये बॉडी है, पॉजिटिव आयन इस पर बना दिए गए हैं इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से, तो इनके बीच में रिपल्शन फोर्स होगा।
और जैसे रिपल्शन होगा तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन लाइक आइंस, कोई अगर आंसर पूछे हमसे, वजह पूछे, रीजन पूछे, तो ये कहेंगे हम ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन लाइक आइंस वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो वॉल्यूम इंक्रीजेस। ये चेक किया गया है कि हालांकि चेंज भी कोई ऐसा नहीं कि हम इजीली ऑब्जर्व कर पाए, पर मास के कंपेयर में ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। मास का तो बहुत ही कम इफेक्ट होता है ये बात सही है, बट मास के कंपेरिजन में ज्यादा इफेक्ट वॉल्यूम का ऑब्जर्व होता है, ये भी प्रैक्टिकली चेक किया गया है। फिर डेंसिटी की बात आ जाए, D इज इक्वल टू एम बाई वी, मास घट रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है, डेंसिटी डिक्रीजेज, डेंसिटी डिक्रीजेज। अब हम बात करने वाले हैं इफ बॉडी इज चार्ज नेगेटिवली, बॉडी को नेगेटिवली चार्ज किया जाए, तो जब बॉडी को नेगेटिवली चार्ज किया जाएगा मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स एडेड, मास बढ़ जाएगा, बट जरा सा, इंक्रीजेज बट जरा सा। वॉल्यूम घट जाएगा, अब बढ़ जाएगा वापस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड करने की बात आ रही, तो एटम को इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे तो वो एटम आयन बन जाएंगे, नेगेटिव आयन बनेंगे, उनके बीच में रिपल्शन फोर्स आ जाएगा, तो लाइक आयंस बनेंगे, नेगेटिव आयन बनेंगे इसमें, तो इनके बीच में रिपल्शन फोर्स, तो इससे वॉल्यूम बढ़ेगा, मास की कंपेयर इफेक्ट ज्यादा आएगा। इसलिए मैं थोड़ा एरो की साइज बढ़ा दी मैंने इस बात को दिखाने के लिए, बढ़ेगा और ये बढ़ेगा, इसका इफेक्ट कम है, इसका इफेक्ट ज्यादा होता है। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी D इक्वल टू एम बाई वी, मास बढ़ रहा है वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ज्यादा इफेक्ट किसका आएगा, वॉल्यूम का, इसलिए डेंसिटी घटेगी, ऐसा कह सकते हैं। तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है इस पे बेस, सॉफ्ट बबल है, सॉफ्ट बबल को चार्ज किया गया, बताओ उसकी रेडियस के पर क्या इफेक्ट आएगा। सॉफ्ट बबल को चार्ज कर दिया, कौन सा चार्ज पे रेडियस बढ़ेगी, कोई सा भी चार्ज दिया जाए, पॉजिटिव दिया जाए या नेगेटिव, उसका रेडियस बढ़ जाएगी या उसका साइज बढ़ जाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं। मतलब एक बॉडी को जब चार्ज किया जा रहा है, भले वो पॉजिटिव चार्ज किया जाए या नेगेटिव चार्ज किया जाए, दो बातें कॉमन देखने को मिल रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, डेंसिटी कम हो रही है। तो लास्ट में स्टार मार्क करके एक और लाइन लिखेंगे फिर। लिखिए लाइन स्टार मार्क करके। when a body is charged when a body is charged, then its volume increases, and density decreases.
नेक्स्ट नंबर 5, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नंबर 5 में लिखें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की अगर बात करें अपन, तो चार्ज कंजर्व्ड फिजिकल क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? कंजर्व्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या हो गया ऐसा? तो बात कर रहे थे यहां पर, इफ ए बॉडी इज चार्ज्ड नेगेटिवली, उसकी बात कर ली अपन ने कि चार्ज पॉजिटिवली किया जाए, तब मास क्या हो रहा है? मास तो चेंज हो रहा है, जरा सा चेंज हो रहा है, एक बार घट रहा है, एक बार बढ़ रहा है, लेकिन वॉल्यूम ऑलवेज बढ़ता है और डेंसिटी घट जाती है। नेक्स्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कंजर्वेशन से मीनिंग यहां पर क्या हुआ कि जैसे कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम से मीनिंग यहां पर क्या हुआ कि चार्ज का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है। यहां जिस तरह की बात हम कर रहे हैं, चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, कोई ऐसा सिस्टम, सपोज ये रूम है, तो इसमें जो भी चार्ज है या नहीं है, जितना है आउटर से कोई एक्सचेंज नहीं किया जा रहा, कोई अदर पार्टिकल, कोई चार्ज पर कुछ अंदर नहीं आएगा, न कोई बाहर जाएगा, ऐसा अरेंजमेंट किया गया, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। इसमें हम जानते हैं कंजर्वेशन चार्ज का मीनिंग ये हुआ कि टोटल चार्ज सिस्टम का जो होगा वो सेम रहेगा। अगर टोटल चार्ज जीरो है शुरुआत में, तो जीरो रहेगा। टोटल चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बना रहेगा। तो टोटल चार्ज चेंज नहीं होगा, मतलब टोटल चार्ज को न तो हम प्रोड्यूस कर सकते, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। किसको? टोटल चार्ज को, यानी कि नेट चार्ज को। नेट चार्ज कैन नॉट बी प्रोड्यूस, नेट चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, ये सेम ही रहता है। तो इसी बात को, अच्छा एक बात और समझें इसमें अपन, ये तो ठीक है खैर इजीली समझ में आती है, लेकिन दूसरी बात और सोचें, कुछ पॉइंट के थ्रू अलग अलग बातें समझेंगे अपन। कि जैसे कोई हमसे ये कहे कि ये रूम एक आइसोलेट सिस्टम है, अब इसमें नंबर ऑफ चार्ज बॉडीज या नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल सेम रहेगा, जरूरी है क्या? मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करते हुए क्या ये जरूरी है कि नंबर ऑफ चार्ज बॉडी सेम रहे इस रूम के अंदर? जैसे ये बॉटल्स, इनके बारे में अपन बात करें, पहले सभी बोतल न्यूट्रल हैं, पता लगा 100 बोतल्स यहाँ पर है, कितनी है? 100, तो सभी न्यूट्रल हैं। तो नंबर ऑफ चार्ज बोतल्स कितनी है? बोलो बोलो। जीरो है। कितना है? जीरो है। तो नंबर ऑफ चार्ज बोटल्स जीरो कर दे। बोतल की जगह सपोज 100 पार्टिकल्स यहां पर हैं, तो चार्ज पार्टिकल वाला टर्म आ जाए, पर हम बोतल से समझ रहे हैं इस बात को। तो नंबर ऑफ चार्ज बोतल कितना है? जीरो है। हमने क्या किया? दो बोतल को लिया और दो बोतल को रब कर दिया, एक पर पॉजिटिव चार्ज एक पर नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर दो बोतल और लिया, उन दो को अलग रब किया, वापस रख दिया, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव आ गया। अब बताइए नंबर ऑफ चार्ज बोतल कितनी होगी? अरे बोलो। नंबर ऑफ चार्ज बोतल कितनी? 4 या 0? चार्ज बोतल पूछा मैंने तो। एक पे चार्ज आएगा, दूसरे पे चार्ज है, तीसरे पे चार्ज, चौथी पे चार्ज, बोतल 4 बोतल पे चार्ज है। अरे आ रही बात समझ में? क्या नेट चार्ज चेंज हुआ? क्योंकि जिन दो बोतल को रब किया था उन पे चार्ज कैसा आएगा? इक्वल एंड अपोजिट। उन दो को नेट जीरो, और दो को रब किया तो उनका भी नेट जीरो ही है, बाकी सब पे तो जीरो है ही। तो नेट चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन नंबर ऑफ चार्ज बोतल चेंज हो गई है। अरे हुई नहीं हुई? नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बोतल 2 है, नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज बोतल क्या हमेशा 2 ही बनी रहेगी? मतलब अगर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करना है तो क्या चार्ज बोतल, पॉजिटिव चार्ज बोतल सेम रहना चाहिए कि चेंज हो सकती है? हो भी सकती है। जैसे मैंने क्या किया, 2 बोतल और लिया, उनको भी रब किया, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव आ गया। अब बताइए नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बोतल्स कितनी होगी? 3। नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज बोतल 3 हो गई। पहले 2 ही थी, लेकिन क्या इससे चार्ज कंजर्वेशन का रूल वायलेट हो गया है, मतलब फेल हो गया है क्या? नहीं हुआ। नेट चार्ज तो भी 0 ही है। मतलब नंबर ऑफ चार्ज ऑब्जेक्ट या नंबर ऑफ चार्ज बॉडी या नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल किसी सिस्टम में सेम रहे ये जरूरी नहीं है, नेट चार्ज सेम रहेगा। कहीं भी कर सकते हैं कि नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन, क्योंकि आयन किससे बनते हैं? एटम से बनते हैं। एटम सपोज इस क्लास में 100 एटम है, कितने एटम है? 100। एटम का नेट चार्ज कितना? 0।
एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो उस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन बाकी हवा में घूम रहा है। तो अब पूछ रहा बताओ इस रूम में कितने पॉजिटिव आयन, 1 पॉजिटिव आयन। पहले कितने थे, 0 थे, पहले ओनली एटम ही थे। समझ में आ रही बात। पता लगा कि 4 एटम से और इलेक्ट्रॉन निकाल लिए अलग अलग, और वो इलेक्ट्रॉन इस रूम में ही है, बाकी है ना, निकाले और इस रूम में ही है। बताओ नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन कितने हो गए, एक से पहले निकाल लेता मैंने, 4 से और निकाला बाद में, कितने हो गए, 5 हो गए, 5 पॉजिटिव आयन हो गए। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन सेम रहा या चेंज हो गया, पॉजिटिव आयन का नंबर तो चेंज हो सकता है, या कोई पॉजिटिव आयन पहले से उसको हम इलेक्ट्रॉन लाकर दे देंगे उस रूम में से ही, तो उसका नंबर चेंज हो सकता है, मतलब कम हो जाएगा वापस। तो इस तरह से नेट चार्ज सेम रहते हुए नंबर ऑफ चार्ज बॉडी या नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल या पॉजिटिव आयन का नंबर नेगेटिव आयन का नंबर सेम रहे ये जरूरी नहीं है। नेट चार्ज अगर पहले 0 था तो बाद में 0 रहेगा, ये तो पक्का है। ठीक है, तो क्वेश्चन की फॉर्म में लिखेंगे एक लाइन, सेलेक्ट ट्रू और फॉल्स, सेलेक्ट ट्रू और फॉल्स, कुछ अलग अलग पॉइंट लिखेंगे। फर्स्ट लिखिए, टोटल चार्ज ऑफ any isolated system, total charge of any isolated system always remains same, always remains same। बताइए ट्रू और फॉल्स। अगला लिखिए, नेट चार्ज cannot be produced and cannot be destroyed। net charge cannot be produced and cannot be destroyed। बताइए, ट्रू है, नेट चार्ज को चेंज हम नहीं कर सकते, नेट चार्ज 0 है तो नेट 0 ही बना रहेगा उस आइसोलेट सिस्टम के लिए। अगला लिखिए, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस कैन बी प्रोड्यूस, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस कैन बी प्रोड्यूस। क्या ये सच है, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट हमने बोल ही दिया तो नेट वैसे ही 0 हो गया, तो इक्वल एंड अपोजिट तो प्रोड्यूस कर सकते हैं, नो डाउट, ये सही है। अगला लिखिए, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस, total number of positive ions in universe, total number of positive ion in universe is constant। अब कुछ को यहाँ एक डाउट लगता है, जैसे यूनिवर्स टर्म हमने बोला, तो यूनिवर्स से कंफ्यूज ना हो, यूनिवर्स मतलब एक आइसोलेट सिस्टम में, वो भी एक बड़ा सिस्टम है। हम रूम को लेके बात कर रहे थे, जब एक रूम में ये बात सही नहीं हो सकती कि पॉजिटिव आयन इसमें फिक्स रहे, तो यूनिवर्स के लिए भी यही बात है। तो हमें क्या पता यूनिवर्स में कौन कहाँ क्या है, हम क्या जाने। हमने कहा ना, जैसे रूम है एक सिस्टम, वो एक बड़ा सिस्टम है, तो जिस तरह की बात यहां कर सकते हैं वैसा ही वहां भी इतना ही मीनिंग है कि वहां भी पॉजिटिव आयन का नंबर सेम रहना जरूरी नहीं है, पॉजिटिव आयन कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। न्यूट्रल बॉडी को पॉजिटिव आयन बना सकते हैं, न्यूट्रल को हम इलेक्ट्रॉन दे करके उसको नेगेटिव आयन भी बना सकते हैं, तो मतलब चेंज हो सकता है, पॉजिटिव आयन का नंबर या नेगेटिव आयन का नंबर फिक्स रहे ये जरूरी नहीं है। मतलब दूसरी लाइन अगर ऐसे ही लिखना नहीं, ऐसे बोल दूं अगर मैं कि यूनिवर्स में नंबर ऑफ नेगेटिव आयन फिक्स रहे, क्या जरूरी है, नहीं है। तो इसको क्या लिखा, पहले को फॉल्स लिखा ना, तो फॉल्स आएगा ना। अगला लिखिए एक और, इन एनी केमिकल रिएक्शन, इन एनी केमिकल रिएक्शन total charge before reaction, total charge before reaction is equal to total charge after reaction।
सही है अभी? क्योंकि नेट चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना पहले था उतना ही चार्ज बाद में भी रहेगा, क्योंकि चार्ज कैन नॉट बी प्रोड्यूस, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। नंबर 6, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब अगली प्रॉपर्टी है 6 वाली प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वो क्वेश्चन तो खत्म हो गया, ट्रू फॉल्स वाला। तो ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन खत्म हो गया है, और अब वापस से चार्ज की जो प्रॉपर्टी है 6 वाली प्रॉपर्टी पर आ गए हम, और उसका नाम क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो उसके बारे में नेक्स्ट पे ही बात करेंगे अपन, ठीक है? क्योंकि वैसे ही लेट हो गया, 11 बजे से पहले छोड़ना था मुझे, 11 से 5 हो गए। ओके, तभी क्या आपका ब्रेक रहेगा या फिर सर आगे में तो आ जाएंगे? नहीं आए, जो भी होगा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। हाँ, तो ब्रेक के बाद सर आ जाएंगे अभी, तो आपका 10 मिनट का ब्रेक।